ओके, होपफुली कि स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। सो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एनर्जेटिक्स और मेटाबॉलिज्म के जो कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया, देख लिया एंथैल्पी, एंट्रोपी और गेस हुई एनर्जी का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन होता है, कैसे आप किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में होने वाले जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को के लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं या स्टैंडर्ड गेस हुई एनर्जी निकाल सकते हैं या रिएक्शंस के लिए अगर मल्टीपल स्टेप में अगर आपको रिएक्शंस है उनके लिए टोटल डेल्टा जी की वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए दिया जाए तो आप किससे कैसे आप उसको निकाल सकते हैं या रिएक्शंस की एनर्जी की वैल्यू को देख करके आप उसके नेचर के बारे में बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एनर्जी गेन हो रही है या लॉस हो रही है। इस टाइप के प्रॉब्लम को आपको प्रीवियस क्लासेस में डील किया गया, बताया गया और उस पर प्रैक्टिस भी आपकी कराई गई। होपफुली कि आप लोगों ने उसे अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा और फर्दर जब कभी भी आपको उस टाइप की प्रॉब्लम अगर सामने अगर आएंगे तो आप उसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उसी सीरीज में आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को लेकर के और ब्रीफ मैंने कर दिया था ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को प्रीवियस क्लासेस में, जहां पर आप लोगों ने 4 टर्म पढ़े थे, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो उसमें से पहला जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। उससे पहले आप लोगों को पढ़ाया गया था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशंस के बेसिक डिफरेंस के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट होता है सेलर रेस्पिरेशंस का उसके बारे में, और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को करने के लिए क्या क्या पाथवे चलेंगे उनके बारे में ब्रीफ आउट किया था, जहां पर आपको बताया गया कि एरोबिक कंडीशंस में अगर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है तो वहाँ पे 3 पॉसिबल पाथवेज चलते हैं, जिनमें से पहला आपका ग्लाइकोलिसिस है, दूसरा आपका टी साइकिल है, तीसरा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो इन तीनों पाथवे को लेकर के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और जिसके थ्रू बॉन्ड का ब्रेकेज होगा और अल्टीमेटली वहाँ पे एटीपी क्या होती है, जनरेट होती है। The prime goal of cellular respiration is to generate the huge amount of ATP which is required by all kind of cells to perform any vital activities or metabolic processes. So जितना भी आप सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर में जो चीज़ें कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे उनका एक ही सिर्फ प्राइम मोटो होता है कि आपकी बॉडी को परफॉर्म करने के लिए, वर्क को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी मिलती है बॉन्ड के ब्रेकेज से। तो उस बॉन्ड को ब्रेकेज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले ऑक्सीजन का जो यूज है, दैट इज द फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, उसके लिए हम बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। वो बेसिकली पाथवे आपका एक ऐसा पाथवे होता है जो कि सारे लिविंग्स ऑर्गेनिम्स के लिए क्या है, कॉमन होता है, चाहे वो एरोबिक हो, चाहे वो एनारोबिक हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, एल्गी हो, प्रोटोजोआ हो, पोरीफेला हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, कोई भी काइंड का अगर लिविंग सेल्स अगर होगा तो उस लिविंग सेल्स में बेसिकली आपकी क्या होगी, ये पाथवे पाई जाएगी। कौन सी, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इनके लिए क्या पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकते हैं, क्या क्या इनका मेन पर्पज होता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और कल होपफुली आप लोगों की छुट्टी रहेगी और अगर क्लास के लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो कल की क्लास आपकी डे टाइम में लगेगी जो कि थोड़ी लंबी हो सकती है। तो आज बेसिकली हम लोग और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को हम लोग यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में जो पढ़ने जा रहे हैं इनको 2 सेक्शन में पढ़ेंगे। पहले सेक्शन में आपको पूरा ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है उसके बारे में पूरा आप ए टू जेड सारी चीज़ बताई जाएंगी। देन सेकंड जो फेज होगा उसमें हम लोग पूरा एंजाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम का क्या क्या सिग्निफिकेंस है और CSIR में आपके किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। ओके, तो कुछ पॉइंट्स ग्लाइकोलाइसिस को लेकर के यहाँ पे मेंशन है, आप उनको देख सकते हैं और उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस जिसका मतलब ही हो जाता है ग्लूकोज का लाइसिस होना, मीन्स टूटना। तो सिंपल ये एक ऐसा सेलुलर प्रोसेस होता है जहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और फाइनली पायरुविक एसिड क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो पायरुवेट का बनना या पायरुविक एसिड का बनना, इससे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से, तो सिंगल एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन किस में हो जाना, 2 पायरुविक एसिड में या 2 पायरुवेट में, कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज बेसिकली आपका एक 6 कार्बन का कंपाउंड होता है जबकि पायरुविक एसिड आपका 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस को आप डिफाइन कर सकते हैं केमिकल एक्शंस के बेसिस पे, इट्स अ कन्वर्जन ऑफ अ 6 कार्बन कंपाउंड इनटू द 2 कार्बन कंपाउंड नोन एज द पायरुवेट और पायरुविक एसिड। इस पाथवे को खोजने के लिए 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आता है जिनके नाम पे ही इस पाथवे को नाम भी दिया गया, दैट इज EMP पाथवे, इमिडेन मेराफ एंड पार्नस पाथवे। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि EMP पाथवे इज ऑल्सो नोन एज या ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से इसको आप जानते हैं।
पहला पॉइंट आपको बताता है कि कॉमन पाथवे फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स, जितने भी काइंड के ऑर्गेनिम्स हैं, आपके 3 डोमेन्स होते हैं पूरे लिविंग सिस्टम में। आप इन 3 डोमेन्स को भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, लाइक एज़ प्रोकैरियोटिक है, लाइक एज़ बैक्टीरिया, या फिर आपके यूकैरियोटिक में प्लांट और एनिमल्स। इन तीनों ही सिस्टम में पाए जाने वाले कोई भी सेल्स होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही होगी, नॉन एरोबिक कर रही होगी, उस सभी के सभी काइंड ऑफ सेल्स में ये वाला जो पाथवे होगा वो पाया जाएगा। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है, दैट मीन्स व्हाट कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपका एरोबिक रेस्पिरेशंस कर रहा है तो भी पाया जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशंस कर रहा है तो भी पाया जाएगा। एक बार के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व और इवॉल्व इज। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गलती करके चले जाते हैं, कोई ऑक्सीजन को भी 2 लगा के चला आता है, कोई 1 लगा के चला आता है। तो आप इस बात से एकदम अच्छे तरीके से आश्वस्त हो जाइए कि चाहे वो बैक्टीरिया या प्लांट या एनिमल एरोबिक हो या एनारोबिक हो, कोई सा भी टाइप का होगा, लेकिन वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस को चलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये विदाउट ऑक्सीजन का चलने वाला पाथवे है, दैट इज़ व्हाई सभी लिविंग सिस्टम के लिए क्या है, कॉमन है। तो सवाल इन दोनों पॉइंट से मिलाकर के क्या बन सकता है? नंबर पहला, ग्लाइकोलाइसिस इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ। पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस सारे काइंड के लिविंग सिस्टम में पाई जा सकती है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो वहाँ पे आपको पॉसिबल आंसर आपको मिलेंगे। तो उस पॉसिबल आंसर में से आपको इस पॉइंट को सर्च करना रहेगा, दैट इज द ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। ऑक्सीजन की इंडिपेंडेंसी है, दैट मीन्स ऑक्सीजन की नीड इसमें नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चीज़ सभी पे एप्लीकेबल हो जाती है, क्योंकि हमको पता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस पे पूरे होल ऑर्गेनिज्म को एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिवाइड किया गया, या एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में डिवाइड किया गया। तो अगर ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी होती तो फिर तो सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स में या उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता जिन सेल्स को रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो चूंकि ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, दैट इज वाई सभी काइंड के मीन्स एरोबिक और नॉन एरोबिक मीन्स एनारोबिक दोनों टाइप के जो ऑर्गेनिम्स होंगे उनमें क्या होगा, पाया जाएगा। तो ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, इससे सवाल यहाँ पे बना है, पूछा गया है नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलतियाँ जल्दी हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि ये 10 स्टेप का प्रोसेस होता है और ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस को कभी आप जैसे साइकिल का नाम नहीं देते हैं, ग्लाइकोलिसिस पाथवे हमेशा बोला जाता है। पाथवे का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे लीनियर फॉर्म में चलता है, कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ पे मान लीजिए सपोज आपका यहाँ पे बनेगा, फिर इसके बाद कोई दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, फिर चौथा बनेगा, इस तरीके से पाथवे चलते हैं। साइकिल आप तब यूज करते हैं वर्ड जब आपका फर्स्ट जो स्टेप है वो अल्टीमेटली आकर के लास्ट वाले पे मिल जाए, तो उसे आप साइक्लिक प्रोसेस या साइकिल के नाम से जानते हैं। जैसे टीसी साइकिल में आप देखेंगे कि ये 8 स्टेप का प्रोसेस होता है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो कंपाउंड आपका इन्वॉल्व होगा लास्ट में आकर के फिर से वही बन जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को आप साइकिल के नाम से जानते हैं। जबकि ग्लाइकोलिसिस क्या है, एक पाथवे है जहाँ पे कोई भी साइक्लिक प्रोसेस नहीं होती है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन 2 पायरुविक एसिड में होगा। तो पहले ही आपको बता दिया कार्बन के बेसिस पे कि ग्लूकोज आपका क्या होगा, 6 कार्बन का कंपाउंड है, पायरुवेट आपका क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो एक पायरुविक एसिड से एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इस पूरे इंटायर प्रोसेस को अगर देखा जाए तो 2 फेज में डिवाइड किया जाता है। नंबर पहला आपका प्रिपरेटरी फेज, जिसको आप दैट इज़ द एटीपी जहाँ पे आपकी लगती है, मीन्स खर्च होती है, उसके नाम से भी आप जानते हैं प्रिपरेटरी फेज को, जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और पूरे 10 स्टेप के प्रोसेस में से फर्स्ट 1 टू 5 जो स्टेट होता है वो आपका यहाँ पे चलता है, प्रिपरेटरी फेज में चलता है। इसके बाद आपका क्या होता है, पे ऑफ फेज होता है, मतलब जो एनर्जी पहले प्रिपेयर करने में ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व हुई थी, मीन्स इनपुट दिया गया था, अब टाइम आ गया है कि उस एनर्जी को क्या किया जाए, रिटर्न किया जाए। तो रिटर्न करने वाले प्रोसेस को पे ऑफ बोलते हैं। तो इस फेज में ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड क्या होता है, ब्रेकआउट होता है फॉस्फेट वाले, और वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, निकलती है। तो टोटल अगर इस प्रोसेस की बात अगर किया जाए ग्लाइकोलाइसिस में, तो यहाँ पर टोटल 4 एटीपी का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। लेकिन प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी क्या होते हैं, कंज्यूम हो चुके होते हैं। तो दैट इज़ वाई जो नेट गेन आपका होता है एटीपी का, वो सिर्फ कितना हो जाता है, दैट इज द 2 एटीपी का। ये भी सवाल कई बार आपसे बने हुए हैं, नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे बच्चे गलती करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको बार बार में पढ़ने को मिलता है कि टोटल 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो 4 एटीपी का फॉर्मेशन तो जरूर होगा, लेकिन 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आपका इस प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, खर्च हो जाता है, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और 6 फॉस्फेट से 1,6 फॉस्फेट बनता है। तो यहाँ पे 2 टाइम पे फॉस्फोराइलेशन होता है, और उन फॉस्फोराइलेशन को करने के लिए आपकी एटीपी क्या होती है, खर्च हो जाती है।
तो ये 2 एटीपी आपका जो खर्च हुआ रहता है वो आपका रिटर्न हो जाता है और इसके बाद जो 4 में से आपका 2 बच जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो दैट इज़ व्हाई नेट गेन ऑफ एटीपी दैट इज़ द नंबर ऑफ एटीपी इज़ 2। तो एक बार के साइकिल चलने में मतलब ग्लाइकोलिसिस के मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से फाइनली आपका जो ग्लाइकोलिसिस होगा उससे सिर्फ क्या मिलता है? 2 एटीपी मिलता है। क्या मिलता है? 2 एटीपी, राइट? यहाँ पर आपको बताया गया कि जितने भी 10 स्टेप में बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? फॉस्फोराइलेटेड होते हैं। यहाँ से ये सवाल आपसे बनता है कि फॉस्फोराइलेशंस का सिग्निफिकेंस क्या है आपके ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में? क्यों ज़रूरी है सारे मॉलिक्यूल्स जो कि आपके इंटरमीडिएट हैं उनका क्या करना? फॉस्फोराइलेशन करना। तो ये आपका एक ओवरव्यू है ग्लाइकोलिसिस के बारे में कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, किस तरीके से होता है। पाए जाने का जो लोकेशन है वो हमेशा क्या होगा? सपोज अगर आपका ये मान लीजिए सेल है, कोई सा भी सेल, तो हमेशा इसका जो लोकेशन होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। चाहे वो आपका बैक्टीरियल सेल्स हो, चाहे वो आपका प्लांट सेल्स हो, चाहे वो एनिमल सेल्स हो। सारे सेल्स में ग्लाइकोलिसिस के चलने का जो लोकेशन होगा, पोजीशन होगा, वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। तो साइटोप्लाज्म में चलता है, इसके लिए कोई ऑर्गेनेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट इज़ वाई ये प्रोकैरियोट में भी चल पाता है, यूकैरियोट में भी चल पाता है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दैट इज़ वाई एनारोबिक में भी चल पाता है और एरोबिक में भी चल पाता है। तो कुछ जो फीचर्स हैं इसके आप उसको समझते रहिए और क्यों इसको कॉमन पाथवे बोला जाता है ये भी आप यहाँ पे देख पाएँ कि इनके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। तो एक आपके माइंड में आइडिया अब तक ये बैठ चुका है कि ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली क्या है। ग्लूकोज का जब आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट स्टेप में जहाँ पे सेल्स में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स आपका मेटाबोलाइज होगा, तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। इसका टेक्निकल जो मीन है वो यही है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का लाइसिस होना मीन्स टूटना। तो डिफाइन आप उसको कर देते हैं कि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाए किसमें? पायरुविक एसिड में, अपने से लोअर कार्बन वाले कंपाउंड में, तो ऐसे प्रोसेस को आप ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, सभी काइंड के जो ऑर्गेनिम्स होंगे उनमें ये कॉमन होता है। ऑक्सीजन की नीड इस पे नहीं होती है, ऑक्सीजन होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, दोनों ही सिचुएशंस में ये पाथवे जो है वो चलता रहता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया कि ये पूरे पाथवे को 2 फेज में डिवाइड किया जाता है, प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज में एनर्जी क्या होती है? इन्वेस्ट होती है, और उसी एनर्जी को इन्वेस्ट करने के बाद जब पे ऑफ फेज आता है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है? फॉर्म्ड होती है एटीपी के फॉर्म में। नेट रिएक्शंस को लेकर के भी सीएसआईआर में एग्जाम पूछे गए हैं। ये रिएक्शंस आपको दे करके पूछा जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ओवरऑल अगर आप ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शंस को बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है और इसके बाद आपका 2 NAD प्लस है, इसके बाद 2 ADP है प्लस 2 PI है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इन सभी के से आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक ग्लूकोज से क्या बन गया आपका? 2 पायरुविक एसिड बना। NAD जो प्लस था उससे क्या बना आपका? NADH बना। ADP जो था उससे क्या बना? 2 ATP बना। और जो पी मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ? रिलीज हुआ। ये जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है ये हाइड्रोजन आपको आगे चल करके समझ में आएगा कि इसका कहाँ पे सिग्निफिकेंस है। इसके बाद बाकी आपका बाई प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? H2O मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका एक नेट रिएक्शन है जहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स NAD प्लस और ADP, इनसे मिल करके आपका पायरुविक एसिड NADH प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो नेट रिएक्शंस में ये जो नंबर ऑफ ATP आपको 2 दिखाई गई है यही है आपकी नेट गेन वाली ATP। इतने ATP का क्या होता है? आपका फायदा होता है। बाकी बनने वाली ATP कितनी होगी? 4। तो क्वेश्चंस कभी कभी आपसे ट्विस्ट करता है और आपके दिमाग में जो चीज़ फिट होती है आप उसी को आंसर करके चले जाते हैं। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, देन आंसर विल बी 4। टोटल नंबर ऑफ एटीपी विल नेट गेन ऑफ एटीपी इन द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, आंसर विल बी 2। इस तरीके से आपसे जो भी क्वेश्चंस की डिमांड की जाएगी आप उसका आंसर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस एटीपी की बात कर रहा था आप हमेशा 4 लगा करके आएँ, हमेशा 2 लगा करके आएँ। दोनों ही केसेस गलत हो जाएँगे। आपको ध्यान देना होगा कि एग्ज़ाम में आपसे जो टेस्ट में या एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस में क्या चीज़ की डिमांड की जा रही है। क्या टोटल एटीपी पूछी जा रही है या नेट गेन वाली पूछी जा रही है? तो टोटल के एटीपी का आंसर 4 होगा, नेट गेन के एटीपी का आंसर 2 होगा। नेट रिएक्शंस आपने यहाँ पे देख लिया। एक 6 कार्बन के कंपाउंड का 3 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्जन हो रहा है, तो दैट इज़ व्हाई वहाँ पे 2 पायरुविक एसिड क्या होता है? बनता है। ओके। प्रिपरेटरी फेज के रिएक्शंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। तो प्रिपरेटरी फेज का पहला जो रिएक्शंस है वो यही है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में आपका यहाँ पे नंबरिंग की गई है। 6 वाला जो आपका कार्बन होता है, उस कार्बन पे पाए जाने वाले जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन में से
ये जो 6th नंबर वाला कार्बन होता है उस पे फास्फोराइलेशन क्यों होता है? क्यों नहीं आपका फर्स्ट कार्बन पे हो जाता? क्यों नहीं आपका फोर्थ कार्बन पे हो जाता? बाकी कार्बन पे क्यों नहीं हो रहा है? तो आपसे इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि हाँ, फर्स्ट 6 नंबर वाले कार्बन पे पहला आपका जो फास्फोराइलेशन हो रहा है, उसके पीछे होने का लॉजिक क्या है? क्यों आपका नंबर ऑफ कार्बन 6 पे फॉस्फेट का एडिशंस होता है? तो अभी थोड़ी देर के बाद आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रिपरेटरी फेज में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट का काम करता है, उस सबस्ट्रेट को यूज करके हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि आपका क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन का काम करता है। तो लिखा गया है यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन ऑफ अ ग्लूकोज एंड इट्स कन्वर्जन टू द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये आपका फर्स्ट प्राइमरी रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे पहली बार आपके फॉस्फेट ग्रुप का क्या होता है, एडिशन होता है। और इस एडिशंस को करने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है उसका नाम है दैट इज द हेक्सोकाइनेज। तो काइनेज वर्ड जहाँ कहीं पे भी लग जाएगा आप यहाँ पे समझ जाना, दो चीज़ इसके लिए कॉमन होती है। नंबर पहला, इसको डिटेल में भी पढ़ाएंगे। सेकंड पार्ट ऑफ अ ग्लाइकोलिसिस जब आपको पढ़ना होगा नेक्स्ट डे पे, तो वहाँ पे आपको बताएंगे हर एक एंजाइम की प्रॉपर्टी और उनके लिए जो फीचर्स हैं। तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि काइनेज बेसिकली एक ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम होता है जो कि ग्रुप को ट्रांसफर करता है। और कौन से ग्रुप को, दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप को। जहाँ कहीं पे भी काइनेज वर्ड समझ लिख मिल जाए तो आप समझ जाना कि उस वो जिस किसी भी सबस्ट्रेट पे काम कर रहा होगा, उस सबस्ट्रेट पे अब जाकर के अगला वाला जो प्रोडक्ट बनेगा उस पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। और इसको हमेशा अपने को फैक्टर के रूप में मैग्नीशियम आयन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ये दो चीज़ इसके लिए कॉमन है। पहला, ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। और सोर्स इसके लिए क्या रहेगा, दैट इज द एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल्स से फॉस्फेट को क्या करेगा, ट्रांसफर करके जिस किसी भी, सपोज कीजिए कि अगर आपका ये सबस्ट्रेट है और यहाँ पे हेक्सोकाइनेज क्या है, आपका एंजाइम है। और इस एंजाइम ने रिएक्शन अगर परफॉर्म किया हुआ तो यहाँ पे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर पहला, आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, एटीपी मॉलिक्यूल्स होगा जो कि कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपका एडीपी में। और नंबर दूसरा क्या होगा, आपका यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होगी। ये दोनों चीज़ इसके लिए बेसिक फीचर्स में आते हैं। तो हेक्सोकाइनेज जो आपका एंजाइम होगा वो क्या करेगा, ये जो सबस्ट्रेट से आपका प्रोडक्ट यहाँ पे कन्वर्ट होगा पी में, इस पी में क्या करेगा, एक्स्ट्रा एक मतलब ये फॉस्फेट क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप हेक्सोकाइनेज बोलते हैं। काइनेज बेसिकली क्लास ऑफ एंजाइम है। हेक्सो आपका इसलिए क्योंकि 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो 6 कार्बन का कंपाउंड ग्लूकोज है जिसपे वो एक्ट करता है, दैट इज वाई इसका नाम क्या पड़ गया, दैट इज द हेक्सोकाइनेज। कभी कभी आप इसको ग्लूकोकाइनेज के नाम से भी जानते हैं। तो आपके एग्जाम में ये डिमांड की जाती है कि ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज में क्या डिफरेंस है और किसके पास एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ये आपको पढ़ने को मिलेगा जब मसल्स में आपको पढ़ना होगा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, वहाँ पर, क्योंकि उसका केस थोड़ा अलग होता है। तो उसके इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग इन दोनों के कंपैरेटिव स्टडी के बारे में भी। लेकिन अभी फिलहाल आप यहाँ पे बेसिक फीचर जान लीजिए हेक्सोकाइनेज को लेकर के। हेक्सोकाइनेज क्या करता है, जहाँ कहीं पे भी काइनेज वर्ड लगे तो आप समझ जाना कि वो ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला एक एंजाइम है। तो आपको ऐसे क्लासिफिकेशन में पढ़ा चुका हूँ कि जब कभी भी कोई एंजाइम किसी ग्रुप को ट्रांसफर करता है तो वो उस क्लास से बिलोंग करता है जिसका नाम है दैट इज द ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफरेज एक क्लास ऑफ एंजाइम होता है जो कि ग्रुप के ट्रांसफर करने का काम करता है। तो हेक्सोकाइनेज आपका वही एंजाइम है जो कि ग्रुप को ट्रांसफर करने का क्या करेगा, काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका मैग्नीशियम जो आयन होता है उसका बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी आपके फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, आपके पूरे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो फॉस्फोरिल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, फॉस्फोरिल ग्रुप। और जिसका फार्मूला आप यहाँ पे लिखते हैं PO3 पे 2 नेगेटिव। एक बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में जितना भी आपका एटीपी मतलब जितना भी आपका फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है उस फॉस्फेट पे नेट चार्ज क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 नेगेटिव चार्ज है। तो इस फॉस्फोरिल, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिल ग्रुप। और इस पे नेट जो चार्ज होगा कितना होगा, -2। वैसे फॉस्फेट पे जो आपका पूरा, अगर आप इसका ट्रांजिशन फेज अगर आप देखते हैं इंटरमीडिएट वाला, तो इस पूरे फॉस्फेट पे आपका 4 नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। लेकिन जब आपका यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आपका जब यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है और फॉस्फोरिल के फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहाँ पे -2 नेगेटिव चार्ज होता है। इस चीज़ को अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या कहता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन किस में हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पे आपका एक फॉस्फेट ग्रुप का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जिसको करने के लिए एटीपी यहाँ पे क्या हो रही है, खर्च हो रही है।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पे आप केमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि 6 नंबर वाला आपका ये जो कार्बन होता है, इस 6 नंबर वाले कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ से मिसिंग है, जो कि आपको यहाँ पे बॉन्ड बनाने के टाइम पे खत्म हो गया है। ये जो आपका OH ग्रुप होता है, उस OH ग्रुप के प्रेजेंस होने की वजह से ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफिलिक अटैक साइट बनाता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक साइट, राइट। न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं? जो कि न्यूक्लियस से लव कर सकते हैं। तो न्यूक्लियस से लव करने वाले कौन होंगे? जो कि मतलब एक तरीके का नेगेटिवली चार्ज बियर करते हो। तो जहाँ कहीं पे भी आपका इस तरीके का ग्रुप होता है तो वो एक ऐसा साइड प्रोवाइड करता है जहाँ पे आसानी से, जैसे साइड प्रोवाइड कैसे करेगा, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में जो लगा हुआ आपका हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन की वजह से इस हाइड्रोजन पे पार्शियल क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये एज अ काम क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल। कैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक करने वाली जो स्पीसीज होती है, दैट मीन्स फॉस्फोरस वाली जो ग्रुप है, वो आकर के बहुत आसानी से क्या करती है? इसके साथ में चिलेट कर जाती है, बाइंड कर जाती है। तो आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होते हैं, ये ऑक्सीजन उस ग्रुप को बहुत अच्छा एक साइट बना करके देता है जहाँ पर कि कोई आपका न्यूक्लियोफाइल आकर क्या करेगा? अटैक करेगा अच्छे तरीके से। तो 6 नंबर के कार्बन पे पहला आपका फॉस्फेट ग्रुप क्या होगा? एडिशन होगा, तो जहाँ पे बनेगा क्या? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो एंजाइम आएगा, दैट इज अ फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, जिसका काम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? यहाँ पे आइसोमरेशन होगा। तो फॉस्फोहेक्सो काइनेज जो होगा वो आपका क्या करेगा? हाँ जी। हाँ, बॉन्ड जब ब्रेक हो, मतलब बॉन्ड जब बनेगा तो वहाँ पे निकल जाते हैं। एच प्लस आयन भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, नॉर्मली जो फॉस्फेट हमारा कैसा रहता है? H3PO4 के फॉर्म में, राइट। लेकिन जब आप एटीपी का स्ट्रक्चर देखे हुए हैं तो वहां पर आपको फॉस्फेट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, PO4 के फॉर्म में। ये एच सारा का सारा क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है। तो ये एच जो आपका निकलेगा वो निकल जाता है। तो यहाँ पे आपका एच प्लस के फॉर्म में भी निकलता है, इसके साथ साथ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन होता है ऐसे। तो जो आप एच प्लस एज सच नहीं निकलता है, वही तो आपको बता रहे हैं कि ये जो आपका H3PO4 होता है, और ये जो आपको यहाँ पे OS दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। तभी तो जब कभी भी आपको फॉस्फेट या ये कोई बॉन्ड अगर आपको ब्रेक करना होता है तो हाइड्रोलिसिस करानी पड़ती है, वाटर मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होता है। ये जो एच प्लस में आपको ये जो मैं एच प्लस आपको समझा रहा था, ये बताने के लिए कि ये जो ऑक्सीजन है, ये इस ऑक्सीजन की वजह से इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, जो कि एक बहुत अच्छा एज अ न्यूक्लियोफाइल साइट का काम करता है। आगे आने वाली जो स्पीसीज जो कि अटैक करेगी, वो बहुत अच्छे से इसी चार्ज को क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है और आकर इस पर अटैक करती है, जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? एलिमिनेशन हो जाता है, अच्छे से निकल जाता है। हाँ अमित, आप कुछ पूछ रहे हैं, बताइए। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा आपका फॉस्फेट है, H3PO4, जिसको आप फास्फोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। जब आपका H3PO4 जो है वो आपका फॉस्फोरिक एसिड है, जिसको आप फॉस्फेट के नाम से जान, जब भी कोई बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर बात किया जाता है फॉस्फेट का, तो आप इसी को बोलते हैं। लेकिन आपके सिस्टम में हमेशा वो आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो H PO4 के नेगेटिव के फॉर्म में, मतलब 2 नेगेटिव के फॉर्म में, या आपका H2PO4 1 नेगेटिव के फॉर्म में, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। जब एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और वहां से जब आपका फॉस्फेट निकलता है तो वो इस फॉर्म में निकलता है। दैट इज वाई मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया, PO3 2 नेगेटिव। ये एलिमिनेशन होता है इसका एज अ वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, मतलब जो आपका फॉस्फोरिल ग्रुप होता है। हेलो। देखिए, जब
जब आप एटीपी के मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि सारे फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनने के टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वहीं पे निकल जाते हैं। जैसे अगर आपने एटीपी मॉलिक्यूल्स का जब स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि सभी फॉस्फेट से लगने वाले नंबर ऑफ ऑक्सीजन अलग अलग हैं। जैसे इस वाले ऑक्सीजन फॉस्फेट से आप देखे होंगे 3 ऑक्सीजन लगा होगा, जबकि इन दोनों से देखेंगे आपको दो दो दिखाई देगा। देखा कभी स्ट्रक्चर एटीपी का? अभी जस्ट रिसेंटली पढ़ाया था। देखा है स्ट्रक्चर अल्फा बीटा गामा, गामा वाला। हाँ, तो ये आपको वहीं से समझ में आएगा, क्योंकि जब ये आपको नेचुरल फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्म है, लेकिन आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में जब ये पाए जाते हैं बॉन्ड के साथ में, तो वहाँ पे इनके मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हो जाता है। आप एटीपी वाला जो स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था उस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हाँ, कहाँ वो जा रहा है। ओके। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आइसोमेराइज़ेशन होता है। और आइसोमेराइज़ेशन किस तरीके का, कि जैसा कि आपको पता है कि ग्लूकोज़ एक एल्डिहाइड ग्रुप से बिलॉन्ग करने वाला हेक्सोज़ काइंड का ग्लूकोज़ मॉलिक्यूल्स है, जबकि फ्रक्टोज़ आपका जो होता है वो कीटोन ग्रुप का। तो यहाँ पे एल्डिहाइड मीन्स जो आपका CHO ग्रुप है, उस ग्रुप का कन्वर्जन किस में हो रहा है? CO ग्रुप में। ये आपका कीटोन ग्रुप कहलाता है और ये आपका क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। तो इस एल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में हो रहा है? कीटोन ग्रुप में। तो इसको करने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है उसका नाम क्या है? दैट इज आइसोमरेज। तो कैसा ये कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन का। तो और इसके साथ में लगा क्या है? फॉस्फेट। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। मतलब फॉस्फेट के साथ में 6 कार्बन कंपाउंड का आइसोमराइजेशन होगा। तो आपको नाम भी याद रखने का बहुत तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। आप सिर्फ सबस्ट्रेट के बारे में अगर आप जानते हैं, इनके नाम को बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हैं। पहला वाला जो आपका एंजाइम था हेक्सोकाइनेज रखा गया, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एटीपी का मतलब कि फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है। तो काइनेज की प्रॉपर्टी होती है फॉस्फेट को ऐड करना। हेक्सो का मतलब होता है 6 कार्बन का। तो ग्लूकोज आपका 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो ग्लाइकोलिसिस के पहले स्टेप में लगने वाला जो एंजाइम होगा वो ग्लूकोज काइनेज या हेक्सोकाइनेज, ये दोनों में से होगा। मोस्ट ऑफ दी 99% के केसेस में आपका हेक्सोकाइनेज होता है। सिर्फ मसल सेल्स और लिवर सेल्स की जब बात आती है तो वहाँ पे आपका ग्लूकोकाइनेज काम करता है। क्यों करता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस होगा, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो दूसरा जो एंजाइम है आपका प्रिपरेटरी फेज में इन्वॉल्व होने वाला, वो आपका क्या है? फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। नाम के पीछे ही इसका कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। फॉस्फो का मतलब फॉस्फोराइलेटेड है, हेक्सोस का मतलब है 6 कार्बन का, आइसोमरेज का मतलब आइसोमराइजेशन हो रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर आपका किसका है? ग्लूकोज का है। और ग्लूकोज जो कि आपका एक एल्डिहाइड है। और ये स्ट्रक्चर किसका है? आपका फ्रक्टोज का है, जो कि आपका एक कीटोन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका रिंग थी वो कौन सी रिंग थी? पायरोल रिंग थी, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्यूरानोज फॉर्म बोलते हैं आप। जबकि ये क्या है आपका? मतलब पायरानोज फॉर्म बोलते हैं और इसको आप बोलते हैं फ्यूरानोज फॉर्म। तो ये आपका 6 मेंबर्ड कंपाउंड रिंग है जिसमें 5 के यहाँ पे कार्बन है। ये 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 4 के यहाँ पे कार्बन है। तो यही रिंग का आपका कन्वर्जन हो रहा है, जो कि फंक्शनल ग्रुप को बताता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड से कीटोन ग्रुप का क्या हुआ? कन्वर्जन हुआ, जिसके लिए एंजाइम क्या लगे आपका? फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज लगा। तो इसके बाद आपका ग्लूकोज से कन्वर्ट किस में हो गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फिर से क्या होगा? आपका फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस आएगी। तो इस स्टेप को आप क्या बोलते हैं? सेकंड प्राइमिंग। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड प्राइमिंग ऑफ प्राइमिंग रिएक्शंस पे इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम है उनका नाम क्या है ग्लाइकोलिसिस में। तो प्राइमिंग का मतलब आप यहाँ पे समझिएगा फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होना। तो पहली प्राइमिंग कहाँ पे हुई? जहाँ पे एटीपी खर्च हुआ, दैट इज द ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना। दूसरा कहाँ पे खर्च होगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनना। अब आपका जो दूसरा वाला फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है वो कहाँ पे होगा? फर्स्ट वाले कार्बन पे, जो कि फ्रक्टोज के फॉर्म में है। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि बेसिकली आपका ये जो फ्रक्टोज है उस पे 2 फॉस्फेट ग्रुप लग गए हैं। और ये जो पी आपको दिखाया जा रहा है उसका फॉर्म क्या है? फॉस्फोरिल, जिसपे माइनस चार्ज क्या है? 2 नेगेटिव हैं। तो इस तरीके से आपका 3 स्टेप में ही, स्टार्टिंग के 3 स्टेप में ही 2 स्टेप ऐसे हो गए जो कि एनर्जी को कंज्यूम करने वाले हैं। जिस किसी भी प्रोसेस में एनर्जी आपकी कंज्यूम होती है वो प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल हो जाती है। तो यहाँ पे कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन से स्टेप्स इरिवर्सिबल होते हैं।
तो पहला स्टेप आप याद रखिए ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, दूसरा स्टेप आप याद रखिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का। ये दोनों स्टेप आपके कैसे हैं, इरिवर्सिबल है। बाकी आप देख सकते हैं कि रिवर्सिबल है, मतलब इससे ये भी बन जाएगा और इससे ये भी बन जाएगा। इससे सिर्फ आपका ये बनना पॉसिबल होगा, ये रिवर्स होकर के नहीं जाएगा। तो ये सेकंड प्राइमिंग होगा कहाँ पे, जहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का क्या होगा, बनना होगा। अब तक बेसिकली कोई भी बॉन्ड टूटा नहीं है, सिर्फ बॉन्ड यहाँ पे ऐड हुए हैं और वो भी फॉस्फेट ग्रुप के साथ में। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का क्लीवेज होगा। अब यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन के कंपाउंड में, जिसको आप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 जो स्टेप आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, उन तीनों स्टेप में आपको जो चीज़ समझने वाली है और जो चीज़ याद रखने वाली है क्या-क्या, कौन-कौन से स्टेप में आपका एटीपी खर्च हुआ और उस स्टेप में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम कौन से हैं। तो आपने जाना कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इन दोनों स्टेप में एनर्जी आपकी क्या होती है, खर्च होती है। और उन स्टेप में काम करने वाले जो एंजाइम है, दैट इज वन इज द हेक्सोकाइनेज और सेकंड वन इज द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फॉस्फो मीन्स फॉस्फेट, फ्रक्टो मीन्स फ्रक्टोज, काइनेज का मतलब एटीपी खर्च करने वाला। सो नेक्स्ट आपका जो फोर्थ स्टेप का रिएक्शन है वो क्या है, फ्रक्टो 1,6 बिस फॉस्फेट जो आपका कंपाउंड यहाँ पे बना है, उस कंपाउंड का क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज जो आपका 6 कार्बन का कंपाउंड है और 2-3 कार्बन के कंपाउंड में क्या होगा, टूट जाएगा, जो कि फॉस्फेट कंटेन किया रहेगा। तो कौन कौन से कंपाउंड है आपके, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सबसे सिंपलेस्ट आपका ये शुगर माना जाता है, सिंपलेस्ट शुगर या कार्बोहाइड्रेट। ये एल्डिहाइड के ग्रुप का मतलब एल्डोज का, और ये आपके कीटोज का। तो ये भी आपसे एग्जाम में सवाल की में डिमांड की जाती है कि सिंपलेस्ट शुगर का फॉर्मेशन ग्लाइकोलिसिस के किस स्टेज पर होता है और क्या उसके नाम होते हैं। तो G3P इसका कॉमन नेम है और DHAP ढाप इसका कॉमन नेम है। DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ढाप एंड G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। और ये आपका क्या है, कीटोन ग्रुप से बिलोंग करता है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो एक मॉलिक्यूल्स का मतलब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का क्लीवेज हो रहा है 3-3 कार्बन पे, और कहाँ से क्लीवेज हो रहा है आपको ये दिखाई भी दे रहा है, ये वाला जो ग्रुप है आपका, दैट इज दिस वन। तो यहाँ से आपके 3 कार्बन अलग हो जाएंगे, यहाँ से 3 कार्बन आपके अलग हो जाएंगे। तो मतलब कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये जो होगा बेसिकली क्या बनाएगा आपका, दैट मीन्स ये बनाएगा। कार्बन नंबर 4, 5, 6 जो होगा आपका वो ये बनाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो आपका कंपाउंड है, मतलब ये जो कार्बन होगा आपका, ये 6 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये छठवां कार्बन आप इसको लिख सकते हैं। ये जो फॉस्फेट आपको दिखाई दे रहा है ये 6 कार्बन का फॉस्फेट है, राइट। इसके पहले वाला कार्बन कैसा होगा आपका, 5th वाला कार्बन होगा। ये वाला कार्बन कैसा होगा आपका, 4th वाला होगा, मतलब जहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप लगा है वो 4th वाला कार्बन है। इस वाले अगर ग्रुप में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपका जिससे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है क्या होगा, पहला कार्बन होगा, फिर दूसरा कार्बन होगा, फिर तीसरा कार्बन होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना होगा। तो ये आपका कीटोन ग्रुप का कंपाउंड है और ये आपका क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप कंपाउंड है। तो आपके 6 कार्बन का कंपाउंड मीन्स ग्लूकोज का जो क्लीवेज हो रहा है, उस क्लीवेज में भी आपका बड़ा टेक्निकल टर्म आता है और यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि डाईहाइड्रोक्सी मीन्स ढाप में और G3P में, दोनों में फॉस्फेट का लोकेशन क्या होता है, मतलब कौन से कार्बन से आपका ये अटैच होता है, कौन से कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ग्लूकोज जो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स का क्लीवेज हुआ यहाँ पे इस तरीके से। तो 1, 2, 3 वाले कार्बन आप इधर हो गए। तो ये जो आपको हल्का ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, उसमें जो फॉस्फेट है वो फर्स्ट कार्बन से, मतलब ये वाला जो कार्बन फॉस्फेट है और ये जो कार्बन होगा फर्स्ट होगा। जबकि यहाँ पे आपको जस्ट उल्टा, यहाँ पे 6 वाले कार्बन से, तो 1 एंड 6, मतलब एक पहले वाले कार्बन पे और दूसरा आपका 6 वाले कार्बन पे। तो नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 एंड 6 बिस फॉस्फेट। तो सवाल आपको यहाँ से पूछा जाता है और आपको इसको समझना रहेगा, इसका लॉजिक यहाँ मतलब आपका जो फॉस्फेट है वो कौन कौन से कार्बन पे है, 1 एंड 6 कार्बन पे है और किस तरीके से है ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसको करने के लिए जो एंजाइम आपका आएगा वो आएगा क्या, दैट इज द एल्डोज। तो एल्डोलेज आपका जो एंजाइम है वो यहाँ पे काम करता है, जो कि 6 कार्बन के कंपाउंड को, शुगर को 3 कार्बन के कंपाउंड में तोड़ता है, जहाँ पे दोनों में ही क्या होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए होते हैं।
इसके बाद इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, इसका नाम है आइसोमरेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ट्रायोज का मतलब होता है 3 कार्बन, फॉस्फेट का मतलब होता है जुड़ा हुआ फॉस्फेट से, आइसोमरेज का मतलब होता है आपस में कन्वर्जन। तो ये दोनों ही कार्बन आपके 3 कार्बन के हैं, दोनों में ही आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को आपस में एक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम लगेगा उसको आप बोलते हैं दैट इज़ द आइसोमरेज। तो ये दोनों ही फॉर्म आपस में कन्वर्ट होकर के मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स बनाते क्या हैं, G3P। तो यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है, एक आपका ढाप का है और एक आपका ये, तो ये ढाप भी कन्वर्ट किस में हो जाता है आपका G3P में। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बनना शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक आपने जो रिएक्शन देखा था ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का कि ग्लूकोज से सिंगल सिंगल बन रहे थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 कंपाउंड बने 3 कार्बन के, और उन दोनों कंपाउंड का आपस में क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ। तो कन्वर्जन होने के बाद आपका क्या बन रहा है, दैट इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये जो पूरा आपने 5 स्टेप देखा है यहाँ तक का, ये वाला पूरा, इस पूरे फेज को मतलब यहाँ से लेकर के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पूरे के पूरे फेज को आप प्रिपरेटरी फेज के नाम से जानते हैं। कौन से फेज से, प्रिपरेटरी फेज, जहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को फॉस्फेट ग्रुप दे करके उसको और ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक ऑक्सीडाइज होने वाले कंपाउंड बनाने के लिए। फर्दर वाले स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और तब जाकर के वहाँ पे क्या होगा, एटीपी जनरेट होगी। तो ये पूरा का पूरा जो फेज था उसमें एटीपी आपकी खर्च हुई, कितना, 2 एटीपी खर्च हुआ, और अल्टीमेटली प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स से 2 एटीपी का कंजप्शन करके बेसिकली 2 कार्बन के 2 कंपाउंड ऐसे बने जो कि 3 कार्बन के हैं और दोनों के पास क्या है, आपका फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये आपका प्रिपरेटरी फेज का एंड प्रोडक्ट होता है। अब प्रिपरेटरी फेज इंटर करेगा किसमें, पे ऑफ फेज में। तो पे ऑफ फेज का मतलब ये होता है जहाँ पे आपका एटीपी क्या हो, जनरेट मीन्स एटीपी आपका बने। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि ये आपका है, और ये स्ट्रक्चर किसका है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नंबर कार्बन फर्स्ट होगा, ये आपका सेकंड होगा, ये आपका थर्ड होगा। तो थर्ड वाले कार्बन से क्या है, फॉस्फेट ग्रुप आपका ये जुड़ा हुआ है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्जन आपका किसमें हो जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे आपका Na जो होगा, अब Na प्लस से क्या बनेगा, NADH का फॉर्मेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, तो यहाँ पे आपका क्या है, ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू पायरुवेट एंड कपल्ड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। इस पूरे पे ऑफ फेज में ये वाली प्रोसेस होती है। और पहला आपको जो प्रोसेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो ऑक्सीडेशन का और फॉस्फोराइलेशन का दिखाया जा रहा है। तो कभी कभी आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशंस कहाँ पर होगा, और सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशंस का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को भी आप आगे समझ पाएंगे। तो इस रिएक्शंस को आप देखिए और यहाँ पे समझिए कि जो आपका G3P मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो था, अब उसका कन्वर्जन किस में हो गया है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ से अगला जो स्टेप होगा सेवेंथ वाला, उसमें रिएक्शंस में क्या होगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का क्या होगा, आपका कन्वर्जन होगा, दैट मीन्स किस में, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1,3 मतलब कि 2 फॉस्फेट था, तो इन 2 फॉस्फेट से अब बनेगा कौन सा, एक फॉस्फेट, मीन्स 3 फॉस्फेट। तो एक फॉस्फेट यहाँ से क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 एंड 3, ये 2 फॉस्फेट है। अब इसके बाद क्या बनेगा, आपका सिंगल एक फॉस्फेट वाला बनेगा। तो जब एक फॉस्फेट यहाँ पे निकलेगा तो एडीपी को कन्वर्ट किस में करेगा, एटीपी में। तो पहली बार यहाँ पे इस सबस्ट्रेट के फॉस्फेट्स को रिलीज करके मीडिया में प्रेजेंट एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे प्रोसेस को आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस के नाम से जानते हैं। तो फॉस्फोराइलेशंस कई तरीके के, जैसे एक तो आपका होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन, दूसरा होता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तीसरा होता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जब लाइट के प्रेजेंस में एटीपी मॉलिक्यूल्स का क्या हो, फॉर्मेशन हो, तो उसे आप बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी मॉलिक्यूल्स का जनरेशन, उसे आप बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जैसे अगर हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो ये एग्जांपल किसका है, फोटो फॉस्फोराइलेशन का। अगर हम लोग बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो ये एग्जांपल किसका है आपका, दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। और जहाँ पे
सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करके, मतलब सबस्ट्रेट ही सोर्स हो किसका, मतलब पीआई का, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का, और उससे अगर आपका एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो उसे आप बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आपका बनता है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किस स्टेप पे होता है, और रिएक्शंस का नाम आपको दे दिया जाएगा। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो रिएक्शंस को पहले याद रखिए, क्या क्या रिएक्शन है आपका, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से या ग्लिसरेट से कन्वर्जन किसमें होना, 3 फास्फोग्लिसरेट में। ओके, तो ये रिएक्शन पहले आप याद रखिएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट बनेगा, तो यहाँ पे आपका एडीपी से कन्वर्जन किसमें होगा, एटीपी में। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि इस फॉस्फोराइलेशन होने के लिए, मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है वो किससे होगा, सबस्ट्रेट से होगा, और जिसके ट्रांसफ़र होने से वहाँ पे क्या होगा, आपका एटीपी का जनरेशन होगा। तो जब कभी भी फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी मॉलिक्यूल्स का जनरेशन, राइट। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सेलुलर रेस्पिरेशन, सबस्ट्रेट और फॉस्फोराइलेशन का मतलब कि सबस्ट्रेट ही उस एटीपी को बनाने के लिए जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट है वो सोर्स का काम करे, तो उसको आप बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस स्टेप में इन्वॉल्व होने वाला जो एंजाइम है और इस स्टेप में इन्वॉल्व होने वाला सबस्ट्रेट और जो रिएक्टेंट है, इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रखिए। तो यहाँ पे जो आपका एंजाइम यूज होगा कौन सा होगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्या होगा, पीजीके, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज इसको बोलते हैं। ये एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट बनेगा। यही एंजाइमेटिक रिएक्शन देख करके ही आपसे ये वाले सवाल पूछे जाते हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन या फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन या आपका फर्स्ट एटीपी कंजप्शन कौन सा स्टेप में हो रहा है, तो ये स्टेप आपसे याद रखना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 फास्फोग्लिसरेट से अब फॉर्मेशन किसका होगा, 2 फास्फोग्लिसरेट का। तो यहाँ पे एंजाइम क्या करेगा, म्यूटेज काम करेगा, मतलब एक जो लोकेशन है कार्बन का, मतलब यहाँ वाले पे आप देख रहे हैं कि थर्ड वाले कार्बन पे है, इसके बाद आप देखेंगे 2 वाले कार्बन पे है। तो म्यूटेज आपका यहाँ पे एंजाइम आएगा जो कि कार्बन के लोकेशंस को, मतलब फॉस्फेट के कार्बन का जो लोकेशन होगा उसको चेंज करेगा। यहाँ पे कोई भी एटीपी का जनरेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन चेंज होगा। इसके बाद आपका आता है इनोलेज। इन सारे एंजाइम के बारे में कल के क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से रेगुलेशन, यहाँ से इनहिबिटर सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी जो आप पढ़ रहे हैं एक तरीके से समझिए कि ये आपका एक सरफेस नॉलेज है, और आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए कि वो है क्या चीज़। एक्चुअल जो उसकी क्लास होगी वो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे सारे एंजाइम्स के मैकेनिज्म और एंजाइम्स के बारे में आपको डील करना रहेगा। इनोलेस पे आया तो मुझे याद आया कि इनोलेस पे बहुत सारे इनहिबिटर काम करते हैं और इनहिबिटर से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 फास्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन होना, किसका, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन होना, इसको आप पीईपी के नाम से भी जानते हैं। इस मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, दैट इज द इनोलेज है। और अब यहाँ से आपका पीईपी से, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से किसका बनना, पायरुवेट का बनना। फिर से यहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रेट लेवल का क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पे एक फॉस्फेट था, अब यहाँ पे दिखाई आपको नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बेसिकली आपका फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे रिमूव हुआ, तो जो रिमूव होगा वो एज ए एटीपी क्या करेगा, बना देगा। तो सेकेंड एटीपी फॉर्मिंग रिएक्शन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो ये आपका जो रिएक्शन होगा सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये जो होगा आपका फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे आपको इस एंजाइम के लिए ध्यान में रखना होगा, पायरुवेट काइनेज है चूंकि, तो काइनेज का काम जहाँ पे आएगा आप जानते हैं अच्छे तरीके से, जहाँ जहाँ कहीं पे भी एटीपी की बात हुई है, मतलब फॉस्फेट का बात हुआ है, वहाँ वहाँ पे हमेशा काइनेज वर्ड आपका एंजाइम का लगेगा। पूरे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में सिर्फ 3 ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि इरिवर्सिबल हैं। कौन कौन से, ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे, कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो कि इरिवर्सिबल हैं, उसको नोटिस करिए यहाँ पे, इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस।
नंबर पहला, हाँ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना। नंबर दूसरा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 16 20 फॉस्फेट का बनना। इसके बाद तीसरा, पीईपी से फॉस्फेनल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना। कहाँ, यहाँ पे तो वही चीज़ हो रही है आपको, फॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी का जनरेशन हो रहा है। जहाँ कहीं पे भी ये वाला आपको नहीं नहीं, यूज हो या फॉर्म्ड हो, मतलब कि जो रिएक्शंस आपके एटीपी जन मतलब एटीपी वाले होंगे, उन वाले रिएक्शंस में मतलब उनका जो होगा, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो इरिवर्सिबल होते हैं। और ये इरिवर्सिबल होने के लिए ना जो लॉजिक है उसके पीछे का थर्मोडायनामिक्स है। एनर्जेटिकली ये जो फेवरेबल नहीं हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको इस बात पे अभी हम आने वाले थे, तो आप लोगों ने पूछ दिया। ये वाला जो रिएक्शंस आपका इरिवर्सिबल है, उसके पीछे का लॉजिक दूसरा है। क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है, इस वाले की वजह से मतलब ये जो फॉस्फेट मतलब आपका जो रिवर्सिबल रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसकी थर्मोडायनामिक जो एनर्जी है, वो फ़ेवर करती है रिवर्सिबल होने के लिए। जबकि बाकी इन तीनों स्टेप के जो रिएक्शंस की एनर्जी है, वो फ़ेवर नहीं करती। मतलब कि अगर उसको रिवर्सिबल कराना होगा, तो उस रिवर्सिबल कराने के लिए एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जिस काम को करने के बाद जो एनर्जी मिल रही है और जो उसको काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो वो काम फेवर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करके 20 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करना आसान है, उसमें दिक्कत नहीं होती, वो आसानी से हो जाता है। जबकि अगर पायरुवेट को पीईपी में कन्वर्ट करना होगा तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता है। उसके लिए आपका दूसरा एंजाइम आता है और वहाँ पे अलग से एटीपी लगती है, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल सिस्टम ये प्रोसेस नहीं होते हैं। वैसे ही सेम आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के केस में भी है। ग्लूकोज के 6 फॉस्फेट से अगर आपको ग्लूकोज बनाना होगा, तो वहाँ के लिए एंजाइम आपको दूसरा चाहिए होगा, जो कि एंजाइम ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम में अवेलेबल नहीं होते हैं, और उनके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। आपको याद रखने के तरीका के लिए ये बताया जाता है कि जहाँ-जहाँ पे आपकी एनर्जी पे ऑफ हो रही है, वहाँ पे आपका रिवर्सल होगा, और जहाँ पे एनर्जी आपकी क्या हो रही है, लग रही है, वहाँ पे भी होगा। तो ये वाला आपका जो एग्ज़ाम्पल है, वो उसके रूल को थोड़ा-सा फ़ॉलो नहीं करता, ये कन्फ्यूज़न में रहता है आपके लिए, तभी आपको याद यहाँ पे मेंशन कराया जाता है कि कौन-कौन से रिएक्शंस आपके इरिवर्सिबल वाले हैं। ये रिएक्शंस आपके पूछे जाते हैं, और इनमें इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम होंगे, उनके बारे में भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे अब लगेगा तब पे क्या काइनेज ही लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा काइनेज लगा, आपका पीईपी काइनेज लगा। यहाँ पे कौन सा लगा, हेक्सो काइनेज लगा। यहाँ पे कौन सा लगेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वाले पे। हाँ जी। हाँ, मतलब कि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ फॉस्फेट ग्रुप होगा, तो उसको बोलते हैं फॉस्फो। चूंकि फ्रक्टोज है तो उसको बोलते हैं फ्रक्टो। और फिर फॉस्फेट ग्रुप हो तो उसको मतलब काइनेज। तो ये तीनों एंजाइम आप याद रखिएगा, कभी कभी एंजाइम, कभी कभी ये स्टेप, इन दोनों सही से सवाल आपसे बनते हैं पूरे क्लास। हाँ, आइसोमेरेज जो होता है वो आपके मतलब कि कंपाउंड के ग्रुप को चेंज करता है, मतलब उनके कन्फर्मेशन को चेंज करता है। जबकि जो म्यूटेज होता है उनके लोकेशन को चेंज करता है। म्यूटेज देखिए, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, तो इस ये पूरा कंपाउंड का क्या है, ग्लिसरेट है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो थर्ड वाले कार्बन पे आपका ये है। जबकि इस वाले कंपाउंड में आप देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो सेकंड कार्बन पे क्या आपका ये है। तो यहाँ पे ग्रुप ग्रुप आपके दोनों में सेम है। आइसोमेरेज में क्या होगा, ग्रुप का कन्वर्जन हो जाएगा, मतलब वो कंपाउंड का फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन वो दूसरे फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि इसका ग्रुप सेम है, लेकिन सिर्फ लोकेशन चेंज है किसकी, फॉस्फेट ग्रुप की। तीनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। बहुत सही सवाल आपने पूछ दिया, बता देते हैं। म्यूटेज में, ट्रांसफरेज में, और आइसोमरेज में, इन तीनों में ही बहुत बारीक डिफरेंस है। ट्रांसफरेज का काम होगा ट्रांसफर करना किसी भी ग्रुप को, मतलब फॉस्फेट ग्रुप को कहीं से लाकर कहीं पे ले जाना।
आइसोमेरेज़ का काम होगा फंक्शनल ग्रुप को क्या करना, कन्वर्जन करना। म्यूटेज का काम होगा कि जो भी कोई ग्रुप होगा उस ग्रुप के लोकेशंस को कहीं न कहीं चेंज करना होगा विद इन अ कंपाउंड। ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ट्रांसफ़र करना और लोकेशन में चेंज करने में फ़र्क है। ट्रांसफ़र करने का मतलब ये हुआ कि उसको देने वाला कोई और है, रिसीव करने वाला कोई और है, डोनर कोई और है। तो काइनेज क्या है? एक ट्रांसफरेज़ क्लास का एंजाइम है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को एटीपी से या किसी और सोर्स से ला करके दूसरे ग्रुप में ऐड करने का काम करता है। जबकि आपका म्यूटेज क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्बन के लोकेशंस को विदिन अ कंपाउंड, विदिन अ मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। किसी भी ग्रुप का, जैसे इस केस में आप देखिए फॉस्फेट ग्रुप है, लेकिन वो म्यूटेज आपका जो होगा वो किसी भी ग्रुप को विद इन अ मॉलिक्यूल्स उसके लोकेशन को चेंज करेगा, तो उसको आप म्यूटेज बोलते हैं। और जब कोई ग्रुप किसी एक मॉलिक्यूल्स से दूसरे ग्रुप पर अगर आता है तो उसे आप ट्रांसफरेज बोलते हैं। और जब कोई एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए तो उसे आप आइसोमरेज बोलते हैं। हम्म। हम्म। वो म्यूटेज कहलाएगा। और अगर सपोज कीजिए कि फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का कन्वर्जन ग्लूकोज में हो जाए तो उसे आप क्या बोलेंगे? आइसोमेरेज बोलेंगे। और मान लीजिए ग्लूकोज है और उस पे अगर फॉस्फेट आकर के लग जाए तो उसे आप ट्रांसफरेज बोलेंगे। काइनेज। काइनेज जो है वो एक ट्रांसफरेज क्लास के एंजाइम से बिलोंग करता है। क्या हो गया? कौन सा? कौन सा मॉलिक्यूल? हाँ। हाँ हाँ, बताइए। हाँ। 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 अच्छा, तो यहाँ वाले नाम में कंफ्यूजन है कोई आपको? यहाँ वाले? नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये 3 कार्बन का कंपाउंड था। पहला कार्बन आपका ये है, दूसरा कार्बन आपका ये है, तीसरा कार्बन आपका ये है। तो ये तीनों कार्बन में आपको मिला कर के कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है? एक ये सेकंड कार्बन पे, एक ये थर्ड कार्बन पे दिखाई दिया? हाँ जी। अरे ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का ही फॉर्म, ये है ना? ये जो फिगर है डाइहाइड्रोक्सी, आपका सवाल तो यही है ना कि सर यहाँ पे एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, फिर इसको हम डाइहाइड्रोक्सी क्यों बोलते हैं? तो इसका ओरिजिन यहीं से हुआ है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे इस कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ से हुआ है, तो यहाँ चलिए, अभी देखिए यहाँ पे सबसे कॉर्नर में देखिए, यहाँ पे दिखाई दिया, पेन में चला दिया। देखिए, ये पूरा आपको ग्रीन कलर का बॉर्डर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपका पूरा फॉर्मेशन हुआ है डाइहाइड्रोक्सी स्टोन फॉस्फेट का। इनका सवाल ये है कि सर इस कंपाउंड में सिर्फ हमको एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसका नाम डाइहाइड्रोक्सी क्यों रखा गया है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इन्हीं 3 कार्बन से आपका बना है। तो सेकंड कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, दिस वन। थर्ड कार्बन पे भी दिखाई दे रहा है आपका दिस वन। दोनों दिखाई दिया? अब आते हैं यहाँ पे, तो ये जो आपका कार्बन है पहला, इस पहला कार्बन का आपका क्या बना हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप। दूसरे कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, अब आपका कन्वर्ट किस में हो गया? कीटोन ग्रुप में। ये जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ दिखाई दे रहा है, इस सी डबल बॉन्ड के ओ का डबल बॉन्ड आने के लिए ही हाइड्रोजन में यहाँ से क्या हुआ? लॉस हुआ है। तो इसका तो इसका हाँ, तो इसका आपका जो पैरेंटल कंपाउंड है उसके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। समझ आया? नहीं, पेरेंट कंपाउंड्स को देख करके नहीं, मतलब आपको हम इस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डाइहाइड्रोक्सी इसका नाम दिया गया वो क्यों दिया गया। ये जो इसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, लेकिन चूंकि
ये कीटोन ग्रुप का फॉर्मेशन कर लिया मीडिया में, हाइड्रोजन यहाँ से लॉस हो गया, दैट इज़ व्हाई आपको दिखाई नहीं देता है। ये यहाँ पे हाइड्रोक्सिल के फॉर्म में आपको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाला जो O दिखाई दे रहा है ना, ये भी आपका OH ही था। यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो क्या? नहीं, नहीं, उसके लिए नंबरिंग ऐसे की आती है 2, 2, 3। डाई वर्ड का मतलब होता है 2। 3 वर्ड यहाँ पे देखिए आते हैं। अ, वंदना ने क्या बोला कुछ सुनाई नहीं दिया। हेलो? 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 हेलो?